बूंद, छोटा सा गांव, अपने गांव की मिट्टी में रचा बसा हुआ। इस गांव में जन्मी थी दो जुड़वा बहनें, काजल और किरण। दोनों के संस्कार और स्वभाव बहुत अच्छे थे, लेकिन दोनों का रंग काला था और गांव वाले दोनों को काली काली कहकर पुकारते और उनके रंग का मजाक बनाते। 4-5 गांव के लोग खड़े हैं और दोनों बहनों को रास्ते में कहीं से आते हुए देखते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो, अमावस्या की रात आ गई। अरे हाँ भाई, चांद पर काले धब्बे होते, ये तो पूरी की पूरी काली है। दिखने में कितनी अजीब लगती हैं दोनों। पता नहीं कोई इनसे शादी करेगा भी या नहीं। अरे भाई रहने दे, जिन्होंने इनसे शादी कर ली उनके घर का बिजली का बिल तो सबसे ज्यादा आएगा। अरे वो कैसे? ओहो, ये दोनों जिसके भी घर जाएंगी वहां तो अंधेरा ही हो जाएगा ना। और हाँ, अगर इनकी शादी हो भी गई तो हल्दी की रस्म करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। काले रंग पर भला हल्दी का रंग कैसे चढ़ेगा? दोनों बहनें सिर झुकाकर, मायूस होकर अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वहां से निकल जाती हैं और रोते हुए अपने घर पहुंचती हैं। दोनों को रोता देख माँ बोलती है, अरे मेरी बच्चियों, क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ ना, जल्दी बताओ दोनों, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। माँ, आप हमें बताओ, हम इतने काले क्यों हैं? और माँ, क्या हमारे इस रंग की वजह से हमारी कभी शादी नहीं होगी और हमारी हल्दी भी नहीं होगी? अरे मेरी बच्चियों, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो पहले रोना बंद करो। ये बताओ आखिर हुआ क्या? माँ, आज रास्ते में गांव के लोगों ने हमारे काले रंग का बहुत मजाक बनाया और कहा कि हमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम पर तो हल्दी का रंग तक नहीं चढ़ेगा। माँ, ये बातें हमें बहुत बुरी लगी। ओहो मेरी नादान बच्चियों, तुम किसी की भी कैसी भी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी जरूर होगी और बहुत अच्छे घर में करवाऊंगी, जहाँ के लोग समझदार हों। और पता है, जो लोग समझदार होते हैं वो आपको आपके रंग, रूप और सूरत से नहीं बल्कि सीरत से पसंद करते हैं। किसी का रंग नहीं बल्कि उसके संस्कार और स्वभाव उसकी पहचान होती है। अगर इंसान की बोली में मिठास हो, व्यवहार अच्छा हो, तो रंग के कोई मायने नहीं। गोरा रंग हो और दिल काला हो, बात करने की तमीज ना हो, किसी के लिए मन में सम्मान ना हो, तो ऐसे गोरे रंग का कोई फायदा नहीं होता। माँ की ये बातें सुनकर दोनों बहनें थोड़ी शांत हुई और कुछ दिनों के बाद माँ ने दोनों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी ढूंढ लिए। काजल का ससुराल शहर में था और वहाँ रंग रूप की बातें ज्यादा थी। हल्दी की रस्म शुरू होते ही सबने काजल के रंग को लेकर बातें करना शुरू कर दिया। हल्दी से चेहरे पर रंग आएगा क्या? कितनी भी हल्दी लगा लो, काला रंग तो काला ही रहेगा। अरे काली रंग की क्या चमक आएगी? पता नहीं हमारे बेटे को यही लड़की क्यों पसंद आई। इतने रिश्ते देखे लेकिन सबको उसने मना कर दिया। काजल मुस्कुराकर खड़ी हुई। उसने हल्दी खूब लगाई, लेकिन भीतर से घबरा रही थी। लोगों के बढ़ते हुए तानों से परेशान होकर काजल आंसू छिपाती हुई बाहर चली गई। लेकिन वहाँ उसकी माँ आई और बोली, बेटी, रंग क्या फर्क डालता है जब आत्मा उज्जवल हो। ये उजाला सिर्फ हल्दी से नहीं, तुम्हारे संस्कारों से आएगा। इसलिए लोग कुछ भी कहें, कभी घबराना मत। जाओ और अपनी हल्दी की रस्म पूरी करो। जब तुम्हें चुनने वाले ने तुम्हारा रंग ना देखकर तुम्हारे गुण देखे, तो तुम ज्यादा परेशान मत रहो, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम अपने गुण से परिवार के बाकी सदस्यों का भी दिल बहुत जल्दी जीत लोगी। काजल वापस हल्दी समारोह में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसने कांपते हाथों से लेकिन पूरे दिल से हल्दी लगाई। इस बार आत्मविश्वास के साथ माँ की कही हुई बातों ने उसे ये आत्मविश्वास दिया था। किरण का ससुराल गांव के पास ही एक मध्यम वर्गीय परिवार में था। वहाँ हल्दी की रस्म बहुत भावपूर्ण थी। आंगन में माता पिता, भाई और बाकी सभी लोग उपस्थित थे। सब उसे स्नेह से हल्दी लगाते रहे। हल्दी हल्के गुलाबी रंग में उसके चेहरे को चमकाने लगी। किरण तो जैसे हल्दी की रानी हो गई। जैसे जैसे हल्दी लगी उसका रंग चमकता गया। तभी किसी ने कहा, अरे वाह, हल्दी लगाते काली लड़की भी देखो कैसे चमकने लगी। हुस्न हल्दी से नहीं, आत्मा की साफ सुथरी चाहत से आता है। मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार दिए,
ये चमक उसकी है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो सिर्फ बाहरी रंग रूप से किसी भी इंसान को जज करते हैं। किरण की ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाते हैं, जबकि ताने देने वाले मेहमान का मुंह बंद हो जाता है। अरे वाह माँ, हमारी होने वाली भाभी तो बड़ी समझदार है। हाँ बेटा, मुझे तो वैसे भी संस्कारी बहू ही चाहिए थी। रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। काजल और किरण की शादी धूमधाम से होती है और शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें अपने मायके आती हैं। गांव वालों ने दोनों को जब देखा तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बहनों के चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलकती है। लेकिन गांव वाले तब भी ताने देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आ गई कालियां। लेकिन लगता है बहुत अच्छे घर में शादी हुई है दोनों की। दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक तो देखो। बात तो सही है भाई, लेकिन मुझे तो अभी भी दोनों बहनें काली की काली ही नजर आ रही हैं। और ये चमक खुशी की नहीं है रे, मेकअप की है, मेकअप की। आपस में ये सब बातें करके फिर से सभी हंस पड़ते हैं। दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं और उनकी माँ दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चों से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन गांव के लोग तो हमें ताने देते ही हैं कि हमारा रंग हल्दी और शादी के बाद भी साफ नहीं हुआ। अरे बहन, तुम इन लोगों की बातों की क्यों चिंता करती हो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माँ के संस्कार और बहन का प्यार मेरे लिए काफी है। अब लोग कुछ भी कहें, उनका काम तो लोगों में कमियां निकालना ही है। बिल्कुल सही, क्या खूब कहा बेटा। काजल किरण की बात सुनकर किरण को गले से लगा लेती है और माँ दोनों बहनों को प्यार से देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन के शाम को गांव में बड़ी हलचल होती है। गांव में एक गरीब परिवार का बच्चा बीमार हो जाता है। तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। काजल और किरण को जब ये पता चलता है तो दोनों बहनें भी उस घर में पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि जिस बच्चे की तबीयत खराब हुई है, उनके माता पिता भी उन्हीं लोगों में से एक है जो उन्हें उनके काले रंग की वजह से ताने देते आए हैं। लेकिन तब भी दोनों बहनें बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद के लिए आगे आती हैं और बच्चे को अस्पताल ले जाती हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर इलाज का ज्यादा खर्चा बताते हैं। देखिए, बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, 3-4 दिन के लिए एडमिट करना होगा और कम से कम 1 लाख तक का खर्चा आएगा। डॉक्टर की यही बात सुनकर बच्चे के माता पिता घबरा जाते हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे साहब? हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? आप पैसे की चिंता मत करिए। हाँ, आप बच्चे को एडमिट करो, बस वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम पैसों का इंतजाम करते हैं, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, आप रिसेप्शन पर अभी सिर्फ 20,000 जमा कर दीजिए, मैं इलाज शुरू करता हूँ। काजल और किरण दोनों अपने अपने बैग से पैसे निकालते हैं और 20,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करा देते हैं और बाकी के पैसों के इंतजाम के लिए सोचने लगती हैं। उधर गांव वाले एक अनजान बच्चे की इतनी फिक्र देखकर काजल और किरण की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें ताने देने वालों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। वहीं बच्चे के माता पिता भावुक होते हैं। आप हमारे लिए भगवान का रूप है। तुम दोनों नहीं होती तो हम अपने बच्चे को खो देते। ऐसी बातें मत करिए, हम वही कर रहे हैं जो हम सबको एक दूसरे के लिए करना चाहिए। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी बात और क्या है। आप आराम से अपने बेटे के साथ रहिए, तब तक हम और पैसों का इंतजाम करके लाते हैं। काजल और किरण हॉस्पिटल से बाहर आकर ये सोचने लगे कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे करें। तभी किरण के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनो काजल, क्यों ना हम अपने अपने पति से पैसों की मदद लें? नहीं किरण, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, ये सब ठीक नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि माँ की तरफ से जो शादी में गोल्ड मिला है उसको गिरवी रख देते हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तो सोना वापस ले लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। काजल और किरण की ये बातें पास खड़े गांव वालों ने जब सुनी तो सबको अपने ऊपर शर्म भी आई और दोनों बहनों पर गर्व भी महसूस हुआ। तभी गांव वालों ने काजल और किरण से कहा, तुम दोनों का इतनी मुश्किल में इस बच्चे के माता पिता का साथ देना बड़ी गर्व की बात है। हमें गर्व है कि तुम दोनों बेटियां हमारे गांव से हो। हम सब गांव वालों ने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं।
तुम्हें अपनी शादी का सोना बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब गांव वाले जिसके पास भी जितना होगा सब इस बच्ची को बचाने में मदद करेंगे। तुम दोनों बेटियों ने हम सब गांव वालों की आंखें खोल दी। एक साथ मिलकर भी किसी भी मुश्किल से लड़ा जा सकता है। अगर तुम अपना सोना बेचोगे तो ये हम सब गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात होगी। हाँ, आज तक हम सब तुम दोनों बेटियों के रंग रूप का मजाक बनाते आए हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमें सिखा दिया कि रंग रूप से कुछ नहीं होता। असली सुंदरता तो हमारे संस्कार और व्यवहार में होते हैं। ये सब सुनकर काजल और किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी गांव वालों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बाकी के 80,000 रुपए का इंतजाम कर लिया और 3 दिन में डॉक्टर के अच्छे इलाज से बच्चे की सेहत सुधर गई। अब वो पहले से बहुत अच्छा हो गया। सभी गांव वालों ने काजल और किरण के लिए तालियां बजाई और उनकी खूब प्रशंसा की। ये सब देखकर काजल और किरण की माँ की आंखों में आंसू आ गए। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, काले रंग से कुछ नहीं होता। अच्छी नीयत और स्वभाव ही लोगों का दिल जीतता है। फिर दोनों बेटियां और माँ भी खुश हो जाती हैं। शिवानी अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने कमरे से निकलती हुई अपनी नौकरानी को आवाज लगाती है, सुनीता कहाँ जा रही हो और मेरी कॉफी अभी तक आई क्यों नहीं? शिवानी की बात सुनकर सुनीता तुरंत अपने हाथ में कॉफी का कप लिए उसके आगे आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना छोटी मालकिन, वो आज थोड़ी सी देर हो गई आपकी कॉफी बनाने में। वो क्या है ना, आज मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए पहले मैं उसको दवाई दिलवाने गई थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। What nonsense यार, अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो तुम उसको यहाँ आने के बाद भी तो दवाई दिलवाने जा सकती थी ना। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस देर से पहुँचना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ मालकिन, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं भी मजबूर हूँ। मेरी बेटी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यहाँ अगर मैं 5 मिनट लेट आ गई तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को 5 मिनट लेट दवाई दिलवाने ले जाती तो शायद वो इस दुनिया में ना रहती। सुनीता की बात सुनकर शिवानी कुछ नहीं कहती और अपनी कॉफी पीकर वहां से चली जाती है। पर तभी वहां शांति आती है और सुनीता का उदास और उतरा हुआ चेहरा देख सवाल करती है, क्या हुआ सुनीता, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? सुनीता शांति की बात सुनकर उसको सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर शांति सुनीता से कहती है, सुनीता तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर शांति अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे अपने हाथों में लिए सुनीता के पास आकर उसके हाथ में थमा देती है। मालकिन, ये क्या, ये पैसे मुझे क्यों दे रही है? अगर छोटी मालकिन को पता चल गया कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो वो बेकार में ही भड़क जाएंगी। उसे बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाली। अगर तुम बताओ तो इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी सुनीता, 500 रुपये बहुत ज्यादा रकम नहीं होती। मैं शिवानी को कह दूंगी कि मैंने वो पैसे कहीं खर्च कर दिए। शांति की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सुनीता शांति के वो दिए हुए पैसे अपनी साड़ी के पल्लू की पोटली में बांध लेती है। अब शाम को जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने दरवाजे पर बैठी मूली को तोड़ रही थी। कविता बेटा, तुम मूली क्यों तोड़ रही हो? मैं आ तो रही थी, फिर तुम्हें घर से बाहर निकलकर ये मूली तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा कि आप जब रात को देर से आएगी तो खेत से मूली तोड़ेगी, फिर खाना बनाओगी। इससे अच्छा ये है कि जब तक आप आती तब तक मैं इन मूली को तोड़कर घर में रख लेती। बेटी की बात सुनकर सुनीता कविता को गले लगा लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी घर के पीछे बने चूल्हे पर मूली के पराठे बनाकर एक साथ खाना खाते हैं। इस खेत की रसोई में मूली के पराठे बनाकर खेत में ही खाने में कितना मजा आता है ना माँ। आसपास चल रही ठंडी हवा और ये जुगनू के चमचमाहट के साथ साथ उनकी आवाज सच में दिल को बहुत सुकून देती है। तो सही कह रही है कविता, कुछ लोग तो इस खुशी से अनजान रहते हैं। वो इसलिए माँ क्योंकि भगवान उन्हें इतना कुछ दे देता है कि वो इंसान द्वारा बनाए गए सामानों में ही व्यस्त हो जाता है। वो कभी भी प्रकृति का लाभ नहीं उठा पाते। तू बहुत बूढ़ी दादी हो गई है, अब बातें बंद कर और खाना खाकर दवाई खा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे जल्दी से ठीक होकर खेत की रसोई संभालनी है ताकि हमने जो सोचा था वो पूरा हो सके, समझी?
सुनीता की बात सुनकर कविता मुस्कुरा देती है और इस तरह वो दोनों माँ बेटी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुनीता बीमार हो जाती है। अपनी माँ को बीमार देख कविता को बहुत दुख होता है और वो खुद से कहती है, पता नहीं भगवान हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। पहले मैं बीमार थी तो अब माँ बीमार पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। कविता खुद से ये बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुनीता बीमारी की हालत में उठती है और घर से बाहर जाने लगती है, जिस पर कविता अपनी माँ को रोककर उससे सवाल करती है, माँ कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इतना तेज बुखार है। अरे खुद की हालत देखो जरा। देख बेटा, मेरा मालकिन के घर जाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दिनों से बहुत लेट पहुँच रही हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। लेकिन माँ तुम बीमार हो, एक काम करो, तुम आज घर में ही आराम करो। मालकिन के घर मैं चली जाती हूँ काम करने के लिए। सुनीता अब अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद कविता अपनी मालकिन के घर जाती है और कविता को देख शिवानी उससे बोलती है, कौन हो तुम और इस तरह अंदर कैसे घुसी आ रही हो? छोटी मालकिन, दरअसल मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई और उनके बदले मैं काम पर आ गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर में कभी तुम बीमार पड़ती हो तो कभी तुम्हारी माँ। ये चल क्या रहा है? और ये कोई धर्मशाला है क्या कि जब तुम्हारी माँ ना आए तो तुम आ जाओ? शिवानी अपनी भड़ास निकाल कर वहां से चली जाती है। कविता भी अब चुपचाप घर में काम करने लगती है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद जब सुनीता ठीक होती है और जब वो अगले दिन अपने काम पर जाती है तो शिवानी एक बार फिर सुनीता को फटकार लगाते हुए कहती है, देखो तुम चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस घर में नौकरानी के तौर पर तुम ही चाहिए। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी या तुम्हारे देर से आने की आदत नहीं चाहिए। अगर अगली बार तुम देर से आई या तुम्हारी जगह कोई और आया तो समझ लेना मैं क्या करूंगी। शिवानी की बात सुनकर सुनीता अपना सर हाँ में हिला आती है और अब वो घर का सारा काम करके अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी बेटी कविता को बताती, जो कि खेत की रसोई में खाना बना रही थी। अब अगले दिन सुनीता जल्दी अपनी मालकिन के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देख सुनीता उस चप्पल को हाथ में लिए खुद से कहती है, हे भगवान, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था क्या? अगर आज फिर मालकिन के घर पहुंचने में देर हो गई तो फिर वो मुझ पर चिल्लाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। नहीं नहीं, मुझे जैसे तैसे करके उनके घर पहुंचना होगा। चप्पल तो बाद में भी सिलवा लूंगी। इतना बोलकर सुनीता अब टूटी हुई चप्पल अपने हाथ में लिए अपनी मालकिन के घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही देर में सुनीता जब अपनी मालकिन के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत दरवाजा खोलती है। सुनीता उस औरत पर ध्यान नहीं देती और सीधा अंदर जाने लगती है, पर तभी वो औरत उसे रोकते हुए कहती है, बहन जी, तुम इस तरह अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अरे तुम्हें किसी से काम है, किसी से मिलना है? बताओ तो सही। बहन, मैं इस घर में काम करती हूँ और मैं काम करने के लिए ही घर में जा रही हूँ। सुनीता ये बात कर ही रही होती है कि तभी शिवानी वहां आती है और सुनीता की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारा देर से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मेरी फटकार लगाने के बाद भी तुम नहीं सुधरी और देर से आने लगी। इसलिए अब मुझे इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा अभी क्लियर कर देती हूँ। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं कभी भी देर से नहीं आऊंगी। शिवानी सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसका हिसाब किताब कर उसके पैसे उसके हाथ में थमाकर उसे घर से जाने को कहती है, जिसके बाद बेचारी सुनीता आंखों में आंसू लिए उदास हताश हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। पर तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और अब सुनीता अपने पैरों को खो देती है। बेचारी कविता के पास उसकी माँ तो होती है, लेकिन वो पैरों से अपाहिज थी। अब कविता को ही अपनी माँ का इलाज और अपनी माँ की देखभाल करनी थी। कविता अगर बाहर जाती तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखता? बस यही सवाल उसके जहन में चल रहा था। तभी कविता की नज़र उसके खेत वाले रसोई में जाती है, जिसे देख वो खुद से कहती है,
खेत वाली रसोई से माँ हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ बनाकर बाहर शेयर करूँ। क्यों ना मैं अपने खेत वाली रसोई शुरू करूँ और इस रसोई में ही कुछ अच्छा बनाकर रखूँ और बेचूँ। कविता को अपना खुद का ही आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अब वो ठीक वैसा ही करती जैसा उसने सोचा था। कविता अब अपनी माँ की मिली हुई तनख्वाह से कुछ खाने पीने का सामान लाती है और बाकी जो सब्जियाँ थी वो खुद उसके खेत में थी। इसके बाद अब कविता अपने खेत की रसोई में खाना बनाती है और अपने खेत के बाहर ही एक खाट पर उसे परोस कर रख देती है। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक लड़की की नज़र कविता की खाट पर रखे खाने और कुछ पकोड़ों पर पड़ती है। अब जब वो लड़की बाहर निकलती है तो कविता उसे देख हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। मालकिन, आप मेरे घर के आगे? हाँ, मैं तुम्हारे घर के आगे। दरअसल जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे घर के आगे, तुम्हारे खेत के आगे इस खाने को देखा तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना मैं इस खाने को टेस्ट करके देखूं, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। शिवानी की बात सुनकर कविता मुस्कुराती है और उसको अपनी खेत की रसोई का बना हुआ खाना परोस देती है। और जब शिवानी उस खाने को खाती है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है और अरे वाह, ये खाना तो बहुत लजीज है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? मालकिन, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है और जब समय बीता तो मैं माँ से अच्छा खाना बनाने लग गई। ये तो मेरी माँ का सपना था कि मैं मेरे खेत वाली रसोई में खाना बनाकर उस खाने को बेचूं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग अपनी खुद की दुकान खोल सके। माँ आपके घर इसलिए लेट आती थी क्योंकि उन्हें मेरी मदद करने में थोड़ा टाइम लग जाया करता। कभी उनकी चप्पल टूट जाती तो कभी कुछ और हो जाता। पर शायद आप अमीर लोग इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि आप लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कविता की बात सुनकर शिवानी को अब बुरा लगता है, जिस पर वो कहती है, कविता, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया, लेकिन क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो मेरे रेस्टोरेंट में? माफ करना मालकिन, लेकिन मैं अपनी खेत की रसोई को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। तो ठीक है, आज से तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए अपनी खेत वाली रसोई में खाना बनाओगी। शिवानी का ये प्रपोजल उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हाँ कर देती है। अब इस तरह गरीब बेटी अपनी खेत की रसोई में खाना बनाती और शिवानी के रेस्टोरेंट में भिजवाती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ धीरे धीरे कविता की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और उसके हाथ का खाना भी फेमस हो जाता है।